नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन में मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और तस्वीर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां विंग कमांडर नमान सियाल का अंतिम संस्कार और कांगड़ा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। पत्नी विंग कमांडर अफशा भावुक। आपको बता दें, दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हुआ था। दुबई तेजस हादसे में ही नमांश की मौत। कांगड़ा में राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। दुबई में तेजस हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमान सियाल, उन्हें अब से थोड़ी देर पहले ही अंतिम विदाई दी गई। 4 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने। दुबई में कैसे तेजस क्रैश हुआ, पहली तस्वीर, साथ ही विंग कमांडर नमान सियाल जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशा, जिन्हें परिवार वाले संभालते हुए नजर आए। नम आंखों के साथ दी गई विदाई। कांगड़ा में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले बहादुर पायलट को दी गई अंतिम विदाई। थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए किस तरीके से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं राजकीय सम्मान के साथ विंग कमांडर नमान सियाल को अब से थोड़ी देर पहले अंतिम विदाई। देखिए, एक बड़ी खबर है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फरीदाबाद में मुजम्मिल बनवा रहा था मदरसा। धौज गांव में यह अंडरग्राउंड मदरसा था, बन रहा था। मदरसे की दीवार 4 से 5 फीट मोटी थी। जांच एजेंसी मदरसे की जांच में जुटी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फला यूनिवर्सिटी के पास धौज इलाका काफी चर्चा में है। इस इलाके में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। जांच एजेंसियों की पूरी नजर इस इलाके पर है, यहां हो रही गतिविधियों पर है। इस इलाके से आतंकियों के तार किस तरह जुड़े हैं, इसकी जांच हो रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर इस इलाके में मौजूद कई मदरसे हैं। धौज इलाके में एक ऐसे मदरसे का पता चला है जिसकी फंडिंग आतंकी मुजम्मिल ने की थी। 200 गज में बने इस मदरसे को बिहार के रहने वाले एक डीलर ने गिरफ्तार मौलवी इश्तियाक के नाम पर बेचा था। मौलवी इश्तियाक ने इसकी दीवारों को 4 से 5 फीट मोटा बनाया था। आप देख सकते हैं, ये मदरसा बेसमेंट में बना हुआ है, जिसकी छत जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर है। आप देख सकते हैं कि इस निर्माणाधीन मदरसे में पंखे भी लगे हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि लोग आमतौर पर घरों या मदरसों की दीवार 9 या 13 इंच की बनाते हैं, लेकिन इस मदरसे की दीवार काफी मोटी बनाई गई है। मोटी दीवार बनाने का मकसद क्या था, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आखिर जमीन के अंदर इस मदरसे को बनाने का मकसद क्या है? और दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसीज ने आतंकी इरादों का पर्दाफाश किया है। आतंकियों का बारूद से भरे ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले का प्लान था। आतंकी लंबी दूरी के ड्रोन जुटा रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पकड़े गए आतंकियों के बारे में जांच एजेंसियों ने ड्रोन साजिश का पर्दाफाश किया है। आतंकियों ने ड्रोन के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रची थी। साजिश कामयाब होने से पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट हो गया और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। एजेंसी सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी हैंडलर लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोनों की खेप भारत की धरती पर पहुंचाने की फिराक में थे। 10 किलो तक वजन उठाने की क्षमता रखने वाले ड्रोन को अलग अलग पार्ट्स के तौर पर भारत भेजने की साजिश रची जा रही थी। लेकिन फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ होने के बाद इस तबाही की साजिश का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तानी हैंडलर की किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट्स भारत भेजने की प्लानिंग हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। गिरफ्तार आतंकियों का मॉड्यूल इन ड्रोन को असेंबल करने वाला था। विस्फोटकों से लैस ड्रोन से भारत में तबाही मचाने का प्लान था। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी उमर का एक और वीडियो सामने आया है। ब्लास्ट से पहले 9 नवंबर को उमर I-20 कार के साथ मेवात इलाके में देखा गया था।
ये हरियाणा के मेवात का इलाका है। ये तस्वीर 9 नवंबर रात 1:30 बजे की है। सड़क पर ट्रकों का आना जारी है, तभी एक i-20 ट्रक के बीच घुसते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये वही i-20 कार है जिसे दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी उमर चला रहा था। ये वही कार है जिसमें आतंकी उमर मौत का सामान लेकर हरियाणा, फरीदाबाद और दिल्ली में घूमता रहा। मेवात के इस इलाके में बेखौफ आतंकी उमर कार में विस्फोटक लेकर घूमता रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैश का आतंकी डॉक्टर उमर कैसे 2 ट्रकों के बीच विस्फोटक से भरी अपनी i-20 को लेकर घुसता है और फिर निकल जाता है। पुलिस इस तस्वीर को खंगाल रही है, आगे की तस्वीर को जोड़ने में लगी है कि आतंकी उमर मेवात के इस इलाके के बाद कहां गया था। दिल्ली में दाखिल होने से पहले उमर कहां गया था। धमाके से लगभग 18 घंटे पहले इस सड़क पर वो क्या कर रहा था। इस सीसीटीवी की जांच में पुलिस जुट गई है। आतंक के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में जुटी है। जांच एजेंसियां हरियाणा से लेकर दिल्ली के लाल किले के बीच लगे हर सीसीटीवी के सीक्वेंस को मिलाने में जुटी है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में ही फरीदाबाद में पुलिस की टीम ने कई इलाकों में चेकिंग की है। तलाशी अभियान के दौरान डबुआ इलाके के एक मस्जिद से 2 कट्टे और 1 पॉलिथीन में संदिग्ध पाउडर मिले। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद से जांच एजेंसियां लगातार छापामारी कर रही हैं। इस ब्लास्ट की जांच कर रही टीम अलग अलग जगहों पर संदिग्धों की तलाश कर रही है। फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी से आतंकी डॉक्टरों के तार जोड़ने के बाद से जांच एजेंसियां इस इलाके में ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान चला रही हैं। पुलिस ने फरीदाबाद के डबुआ इलाके में कई मकानों की तलाशी ली। तो तकरीबन हमने 20-25 गलियां जो है घर घर जाके सभी को अवेयर किया है किराएदारों के बारे में, और तलाशी अभियान भी रखा है। कुछ 2 मकानों में हमें संदिग्ध सामान की सूचना मिली, उनकी तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भी मिली। पुलिस ने एक मस्जिद की चेकिंग की है। चेकिंग के दौरान जांच टीम ने मस्जिद से 2 बोरियों और 1 पॉलिथीन से संदिग्ध पाउडर बरामद किया है। जांच के बाद पता चला कि ये कोई केमिकल है जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने इस अभियान के तहत इलाके में रहने वाले सभी मकान मालिकों को भी सख्त हिदायत दी है कि वो अपने सभी किराएदारों का वेरिफिकेशन कराएं। और कर्नाटक और केरल से 2 संदिग्धों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि शिपयार्ड में काम करने वाले दोनों अभियुक्तों ने पाकिस्तान के नंबरों पर गोपनीय जानकारी भेजी थी। ये उन 2 अभियुक्तों की तस्वीर है जिन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ कि इन अभियुक्तों ने जहाज निर्माण के विवरण, पोत संख्या समेत तमाम गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान के नंबरों पर भेजी थीं। ये दोनों यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। गोसाईगंज के अनंतराम पूर्वा गांव का रहने वाला रोहित की गिरफ्तारी के बाद इनके परिवार में कोहराम मचा है। रोहित की पत्नी का कहना है कि उन्हें किसी लड़की ने धोखे में फंसाया। मुझसे गलती हुई, एक लड़की है मुंबई की, बोली मैं सुपरवाइजर हूँ उस पे की, तो वो शिप का नंबर भेज दिए थे। रोहित इंसुलेटर के पद पर तैनात था और पिता की मौत के बाद कर्नाटक के उडुपी जिले में शिपयार्ड का काम करता था। इधर दूसरा मामला जयसिंहपुर तहसील के मैधन गांव से जुड़ा है। यहां का रहने वाला संतरी दिसंबर 2024 से केरल के कोच्चि जिले के शिपयार्ड में काम करता था। उस पर भी पाकिस्तान के नंबरों पर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पत्नी और बच्चे सदमे में हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक संदिग्ध आतंकी होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। कई घंटों से आतंकी की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों के जवान पिछले कई घंटों से इस इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया ताकि इस इलाके में छिपे हुए आतंकी यहां से भाग नहीं पाए। स्थानीय पुलिस के सहयोग से अर्धसैनिक बलों ने यह अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इलाके को घेरा है ताकि छुपे हुए आतंकी यहां से बाहर ना निकल पाए। सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इस इलाके को सील कर दिया। लोगों को यहां से दूर रहने के लिए कहा गया है। यहां पर रह रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वो सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें और इलाके की पूरी तरह से तलाशी होने तक ऑपरेशनल जोन में आवश्यक आवाजाही से बचे। सुरक्षा बलों को खुफिया सोर्सेज से खबर मिली थी कि कुलगाम जिले के मतुलहामा इलाके में एक संदिग्ध आतंकी छिपा हुआ है। खबर मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम आधुनिक हथियारों से लैस होकर इस इलाके में पहुंच गई। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और छिपे हुए आतंकी की तलाश शुरू कर दी गई। और बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर आज भी कार्रवाई जारी है। तौकीर के करीबी आरिफ की अवैध प्रॉपर्टी को बुलडोज किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
बुलडोजर की कार्रवाई का ये पूरा वीडियो यूपी के बरेली का है। आप देख सकते हैं कि बरेली को हिंसा की आग में झोंकने वाले मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ की अवैध प्रॉपर्टी कैसे जमींदोज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से तौकीर के करीबी आरिफ के अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध तरीके से बने आरिफ के कपड़े के शोरूम को बुलडोज किया जा रहा है। इस कपड़े के शोरूम को आज भी बुलडोजर और पोकलैंड मशीन से ध्वस्त किया जा रहा है। कल इस शोरूम को पूरी तरह से जमींदोज नहीं किया गया था, इसलिए आज एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज तौकीर रजा और उसके कई और करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस तस्वीर को देखिए, कल बीडीए ने कैसे आरिफ के इस अवैध दुकानों को पल भर में जमींदोज कर दिया। कैसे चंद सेकंड में आरिफ की ये दुकानें मिट्टी में मिल गई। करीब 2-2.5 साल पहले आरिफ ने अतिक्रमण करके इन दुकानों को बनाया था। अब बीडीए ने इस पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि आरिफ ने 5 दुकानों को 30 लाख रुपए में बेच दिया था। बिहार के कई शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका है और नई सरकार बनते ही सीतामढ़ी को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। बिहार में नई सरकार बनते ही योगी मॉडल पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार का अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई शहरों में ऑपरेशन बुलडोजर जारी है। ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी शहर की है। इस शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी में गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक सड़क साफ की जा रही है। इस दौरान गौशाला चौक से पुनौरा धाम मंदिर द्वार तक सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटा दिया गया। दूसरे दिन भी कई अतिक्रमणकारियों के लाखों के सामान जब्त किए गए। कई अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम लगातार सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने में जुट गई है। नई सरकार बनने के बाद से ही अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त दिख रहा है। कुछ लोग भले ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को बहुत लोग सही मानते हैं। और गुजरात सरकार भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर चुकी है। आज भावनगर प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक मदरसे के पास बने अवैध हॉस्टल और फ्लैट्स को ध्वस्त किया गया। गुजरात में बड़ा बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। भावनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध कब्जों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, अवैध जमीनों पर खड़ी इमारतों को किया गया धराशायी। आज सुबह शहर के अकवाड़ा के पास एक मदरसे का कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी पाए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। प्रशासन के दस्ते ने बुलडोजर से अतिक्रमण को साफ कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिराने का काम किया। इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन के विरोध में पहले ही एक नोटिस दिया गया था। इसके बाद ही नियमों के दायरे में कार्रवाई शुरू हुई। 24 मीटर चौड़ी टीपी रोड को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत दारुल उलूम मदरसा और उसके आसपास 1500 वर्ग मीटर में फैले अवैध कब्जों को हटाया गया। मदरसे के एक ब्लॉक को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस की टीमें मुस्तैद दिखीं। चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। आरएसएस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आरएसएस कोई इंटरनेशनल फंडिंग से नहीं चलता। ओपैकिया विदेशी चर्च से नहीं होती है संघ की फंडिंग। संघ ने 100 साल में सेवा के साथ सौदेबाजी नहीं की। कुछ लोगों ने सेवा को सौदे का जरिया बनाया। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है।
और लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया को सही रास्ता भारत से मिला है और आगे भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था, 1000 साल तक आक्रांताओं ने भारत को कुचलने की कोशिश की, तब भी भारत था और अब भी भारत है। हम देश के नाते भी हम क्या है उसको समझे। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था। और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया, पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा, ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत है। और इसलिए भारत क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होने के पहले भारत पहले, वो जो है वो बने, उसको समझना है। ग्रेटर नोएडा में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरत रहे 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम के आदेश पर एक्शन लिया गया। देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरवाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। यूपी के कई जिलों में बीएलओ काम नहीं करना चाह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। ये कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत किया गया है। ये कार्रवाई डीएम मेघा रूपम के आदेश के बाद की गई है। बार बार आदेश देने के बाद भी बीएलओ और सुपरवाइजर एसआईआर का काम नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें कई जगहों से आ रही हैं। बीएलओ काम करना नहीं चाहते। प्रशासन की तरफ से कई बीएलओ को नोटिस जारी करने के साथ वेतन रोकने की चेतावनी दी जा रही है। कई पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीएलओ और सुपरवाइजर लापरवाही बरत रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ अफसरों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। इस समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारी 25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वज लहराएंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। इस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया गया, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर दुनिया इस चमत्कार को देखेगी। वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी, उसका पूरा होने का समय है। ये समारोह मंगलवार को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। मंदिर के गेट नंबर 11 को आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित किया गया है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करेंगे। वैदिक मंत्रों के बीच ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। चंडीगढ़ पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। बिल पर पंजाब में सियासी बवाल के बाद केंद्र सरकार का आया जवाब। चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस को लेकर सियासी घमासान मचा है। ऐसे में चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस को बदलने के मामले पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के रिश्तों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के रिश्तों में बदलाव करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले पर चिंता जैसी कोई बात नहीं। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस पर बिल लाने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि चंडीगढ़ को अब स्वतंत्र प्रशासक मिलेगा और पंजाब के राज्यपाल का चंडीगढ़ तक दायरा खत्म हो जाएगा।
मगर अब चंडीगढ़ को अलग प्रशासक मिलने की अटकलों पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दी है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकला था, मगर उसका शव अब पाल घर के जंगल में पेड़ से लटका मिला। सागर अंडर 16 फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये पूरी खबर देखिए। ये तस्वीर फुटबॉल प्लेयर सागर सोरती की है। पालघर के जंगल में उनका शव पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उनकी मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सागर सोरती 15 नवंबर को पुणे में फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अगले ही दिन उनसे संपर्क टूट गया। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 साल से सागर सोरती किसी वजह से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने 15 दिन बाद होने वाली अपने छोटे भाई की शादी के लिए नए कपड़े सिलवाने से भी मना कर दिया था। इस मामले में कासा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि फुटबॉल प्लेयर सागर सोरती का शव मेंधावन खिंड जंगल में मिला था। उनका शव एक पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ था। सागर के मोबाइल फोन से उनके शव की पहचान हुई। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या की सच्चाई का पता चलेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी फ्लैट से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। मामले पर नोएडा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। नोएडा पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। इन पेटियों में शराब बंद है। इस फ्लैट में दुकान की तरह शराब ठसाठस भरी थी। ये मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी का है। टावर D2 में किराएदार के फ्लैट से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। सुरक्षा टीम ने जांच के दौरान 30 से ज्यादा कार्टन अवैध शराब बरामद की। दरअसल सोसाइटी प्रबंधन ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और शराब की खेप को बरामद कर लिया। अब फ्लैट में रहने वाले युवक से पूछताछ जारी है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि शराब की खेप को ठेकों से सस्ते दामों में खरीदा गया था, ताकि फर्जी स्टिकर लगाकर बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि यह मामला शराब तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स जैसी सोसाइटी में शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने से सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुए के हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आवाज तेंदुए की है, जिसके खौफ से महाराष्ट्र के आधा दर्जन जिलों के लोग दहशत में जी रहे हैं। खूंखार तेंदुए की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। डर का आलम ऐसा है कि लोग खेतों में काम करने भी ऐसे जाते हैं। खेतों में काम कर रही इस महिला को देखिए, अपने गले में नुकीले स्पाइक कॉलर पहनकर ये काम कर रही हैं। क्योंकि तेंदुआ सबसे पहले गले में ही हमला करता है, लेकिन कटीली तारों का पट्टा लगाने से बच सकते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, लोग अपने जानवरों के गले में भी लोहे का पट्टा लगाकर रखते हैं। हाताळायला येसच येत नाही, आम्ही कुत्र वाचूच शकत नाही। काठी वाजवते पण पायाला धरलेलं होतं। त्यांनी हे वाघाला असं संघर्ष नाही करता आला का मानाला पकडीन का हे करीन। हे खिळे असल्यामुळे आमच्या कुत्र्याच्या पट्टा असल्यामुळे कुत्रा आमचं वाचले। तेंदुए के हमले की वजह से सबसे बुरा हाल पुणे और आसपास के जिलों का है। शिरूर जिले के पिंपरखेड़ गांव में पीड़ित परिवारों की हालत सबसे ज्यादा डरावनी है। इस गांव में पिछले 1 महीने में तेंदुए के हमले में 3 लोग जान गंवा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक। गणेश नाइक पिंपरखेड़ गांव में हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। वन मंत्री कह रहे हैं, खूंखार तेंदुए को किसी तरह से खत्म करो। हा मंत्री म्हणून आलो मी, त्या दुःखितांचा एक निश्चितपणे कुटुंबासारखाच त्याचं दुःख सांत्वन करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत वन खात्याला आणि पोलीस खात्याला की आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या कोणावर सुद्धा कारवाई करू नका। तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकार ने पूरे इलाके में अभियान चला रखा है। पुणे ग्रामीण के 100 से ज्यादा गांवों में 200 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन इन पिंजरों से अब तक सिर्फ 2 तेंदुओं को पकड़ा जा सका है, जबकि शिकारियों ने एक नरभक्षी को मार गिराया है। हा बेल्ट घातला आहे वाघाचं संरक्षण म्हणजे कुत्री आम्ही पट्ट्यामुळे वाचली। या कुत्र वाचलं पहिलं 2-3 तर पहिली मारल्यात किती, पण मागून हे पट्ट्या याच्यामुळे वाचलं वाटतंय का हे कुत्र वाचलं आपल्या पट्ट्यामुळे, आपल्याला सुद्धा वेळ घालायची बारी आली।
महाराष्ट्र के जिन जिलों में तेंदुओं का सबसे ज्यादा आतंक है उसमें पुणे, अहिल्यानगर, शिरूर, मावल और फरीदाबाद में निर्माणाधीन नर्सिंग होम के बेसमेंट में पानी भरने से एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। भरभरा कर गिरी इमारत, निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग धराशायी। कई महीनों से चल रहा था काम, बिजली की तारें टूटी, दुकानों को पहुंचा नुकसान, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां सीकरी गांव में एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। 3 मंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त इमारत के अंदर किसी के मौजूद नहीं होने से बड़ी जनहानि टल गई। तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्डिंग गिरने से कुछ देर पहले वो एक तरफ झुकने लगी, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं और वे तुरंत वहां से हटने में ही भलाई समझी। इमारत के गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। एहतियातन ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जमीन में पानी काफी ऊपर है, कुछ फीट खोदने पर भी पानी निकल आता है। राजस्थान के धौलपुर में बीच सड़क पर बस को आग की लपटों ने घेर लिया। हादसे में एक महिला झुलस गई। पूरी खबर देखिए। बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भीषण है कि बस का कोई पुर्जा नहीं दिख रहा। जहां से देखिए, जिधर से देखिए, सिर्फ आग ही आग। सड़क पर बस में लगी है आग, आग में ही बस समा गई। समझना, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बस में सवार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की फरियाद करते रहे, लेकिन मदद करता भी तो कौन, क्योंकि बस पर जैसे मौत बीच सड़क पर तांडव कर रही हो। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां राजाखेड़ा इलाके के समोना गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। इस हादसे में एक महिला झुलस गई। आसपास चल रही 6 बकरियां भी इस आग का शिकार हुई। गनीमत रही कि बस में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए। ये घटना बस के बिजली के तार से टकराने के कारण हुई। बस गांव के अंदर जा रही थी, तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गई और इसके तुरंत बाद बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। और दिल्ली में नशा विरोधी अभियान को एक और कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात ड्रग तस्कर पर शिकंजा कसा है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स कुख्यात ड्रग तस्कर है। काले कपड़े से मुंह ढककर इसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। ये वही ड्रग सप्लायर है जिसने कई राज्यों में ड्रग्स की खेप पहुंचाई थी, ड्रग्स का काला साम्राज्य खड़ा किया था। इस कुख्यात और खतरनाक ड्रग तस्कर का नाम तुषार है। दिल्ली पुलिस को इस तस्कर की तलाश 2 NDPS मामलों में थी, यानी ये शख्स 2 बड़े मामलों में फरार घोषित किया गया था। अब तफ्तीश में तुषार से जुड़ी कई परतें खुली हैं। क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में पर्दाफाश हुआ है कि तुषार ही 8 करोड़ से ज्यादा की हाई प्योरिटी हेरोइन सप्लाई का मास्टरमाइंड है। इसे महावीर एनक्लेव से तकनीकी निगरानी के आधार पर दबोचा गया। तुषार के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कई चौंकाने वाले राज बेपर्दा हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों मामलों में बरामद हेरोइन का सोर्स तुषार ही था। इसने अवैध धंधे को छुपाने के लिए बुटीक खोला हुआ था, लेकिन पर्दे के पीछे नशे का नेटवर्क चलाता था। राजस्थान के सीकर में दमघोटू धुएं से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। अचानक धुआं कैसे फैला, इसकी जांच हो रही है। सीकर की शांति नगर कॉलोनी में देर शाम से फैल रहे जहरीले धुएं ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अचानक फैली दुर्गंध और धुएं के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को आंखों में जलन, उल्टी, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत हुई। अस्पतालों में देर रात तक भीड़ लगी रही और कई लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट तक दिया गया। एसके अस्पताल के डॉक्टर शिवराज सिंह ने बताया कि फिलहाल सभी मरीज सुरक्षित हैं और उनकी हालत भी ठीक है। अभी 20 के आसपास टोटल है, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। इस मामले में सीकर एसडीएम ने कहा है कि धुआं किस वजह से फैला, इसकी जांच की जा रही है। पूरी हमारी मेडिकल टीम है वो अभी इसमें लगी हुई है और अभी बच्चे ठीक स्थिति में हैं। अभी इसकी हम जांच करवा रहे हैं।
और झारखंड के दुमका में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर झारखंड के दुमका की है। हंसडीहा के बरदेही गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस खूनी वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के अंदर महिला और 2 नाबालिग बच्चों के शव मिले, जबकि घर से 500 मीटर दूर पति का शव मिला। जब गांव वाले शौच के लिए बाहर निकले, एक साथ 4 लाशें देखकर चौंक गए। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। हत्या की वजह जानने की कोशिश हो रही है। हत्या किसने और क्यों की, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। इस हत्या को लेकर लोगों में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर के अंदर से बरामद महिला और दोनों बच्चों के गले में रस्सी बंधी हुई थी। घटनास्थल का मुआयना बाकी परिस्थिति को देखने से लग रहा है कि अपने परिजन को उसके द्वारा ही मार के खुद आत्महत्या कर लिया गया, क्योंकि छोटी बेटी का लंबे सर से इलाज चल रहा था। वो अपने मायके में रहती थी, कल ही उसको ले आया है यहाँ नेवान खाने के लिए। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। मामले की तफ्तीश में कई परतें खुली। बीच सड़क पर मारपीट, छात्र को लाठी डंडों से पीटा, लात घूसों की बौछार। वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ हमलावर इस छात्र को बेरहमी से पीट रहे हैं, लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। इस छात्र को सड़क पर गिराकर डंडे बरसाए गए। हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। उधर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने देश में हुए आतंकी हमलों पर जवाब दिया है। शाहरुख ने कहा कि डर हमें नहीं, हमला करने वालों को लगता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी से नहीं डरता है। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना, मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना, 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना, जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज, द मेन इन यूनिफॉर्म, आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को और धारदार कर लिया है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार के झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज में जंगल की खामोशी को चीरती हुई टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में हेलीकॉप्टरों का शोर और फाइटर जेट्स की ऐसी दहाड़ जिससे दुश्मन भी कांप उठे। ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि ये नज़ारा है सेना के युद्धाभ्यास का, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन रैम प्रहार। पिछले करीब 1 महीने से पश्चिमी कमांड के हजारों जवान दिन रात पसीना बहा रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड, घने जंगल और दुर्गम इलाकों में युद्ध की हर संभावित स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग बता रही है कि हमारी सरहदें ऐसे जाबाजों के हाथ में कितनी महफूज है। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। रैम प्रहार सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि ये भारत की सेनाओं का वो आत्मविश्वास है जो दुनिया को बता रहा है हमारी सीमाएं अजेय हैं। भारत के पोल्ट्री उद्योग ने पिछले 10 साल में तेज ग्रोथ दर्ज की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में पोल्ट्री निर्यात 2 गुना हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और किसानों में क्वालिटी को लेकर बढ़ रही जागरूकता ने पोल्ट्री एक्सपोर्ट को बूस्ट दिया है। तुर्की और ईरान में अंडों का प्रोडक्शन घटने से भारत को फायदा हुआ है। ऑल इंडिया पोल्ट्री एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 6 महीने में पोल्ट्री एक्सपोर्ट दोगुना होकर करीब $149 मिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीने में पोल्ट्री एक्सपोर्ट $71.16 मिलियन था।
यूएई ओमान में भारी मांग के कारण भारत से होने वाले पोल्ट्री एक्सपोर्ट में उछाल आया है। भारत ने जून 2025 में अमेरिका को 1 करोड़ अंडों का निर्यात करके रिकॉर्ड बनाया। 2024-25 में भारत के पोल्ट्री निर्यात में 9% की गिरावट आई थी और ये 185.98 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। 2023-24 में भारत से पोल्ट्री निर्यात 205 मिलियन डॉलर था। भारत, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका को भी बड़ा पोल्ट्री निर्यात कर रहा है। देश में अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है।